प्यारे बच्चों, मैं अहमद तंजीम MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज फिर आपके समक्ष कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 17 जो कि श्वसन और गैसों का विनिमय है का भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, इससे पहले इस अध्याय के भाग 1 में जिन बिंदुओं को हमने पढ़ा था, आइए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। बच्चों, भाग 1 में हमने श्वसन के बारे में जाना था, साथ ही श्वसन के प्रकार देखे थे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, और पाया था कि श्वसन 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन तथा अनऑक्सी श्वसन। इसके बाद हमने जीवों के विभिन्न वर्गों में श्वसन के अंग देखे थे, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। और मानव में श्वसन अंग, इस टॉपिक को हमने भाग 1 में डिटेल में पढ़ा था। साथ ही हमने वक्ष गुहा यानी थोरैसिक कैविटी का भी एक आइडिया भाग 1 में लिया था। और भाग 1 के अंत में हमने श्वसन के चरण के बारे में जाना था कि श्वसन के कितने चरण होते हैं, तो उन चरणों को भी हमने भाग 1 में पढ़ा था। बच्चों, आज भाग 2 में हमको श्वासन यानी ब्रीदिंग, सांस लेना, श्वासन के बारे में जानना है और श्वासन की क्रिया विधि को देखना है कि किस प्रकार वातावरण से वायु फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों से बाहर निकलती है। साथ ही श्वसन संबंधी कुछ आयतन हैं, उनको देखना है, और साथ में फुफ्फुसी क्षमताएं यानी लंग कैपेसिटीज़, इन दोनों टॉपिक को भी देखना होगा। और इसके बाद चूँकि फेफड़ों की कूपिकाओं में जो गैसें हैं उनका विनिमय होता है और कोशिकाओं ऊतकों तक परिवहन होता है, तो भाग 2 में हम गैसों का विनिमय एवं परिवहन, इसका भी एक आइडिया लेंगे। और अंत में हम श्वसन का नियमन तथा श्वसन के विकारों के बारे में जानेंगे, कुछ विकार देखा जाएगा। तो बच्चों, आइए आज अपने इस भाग 2 में सबसे पहले हम बात करते हैं श्वसन यानी ब्रीदिंग की। श्वसन जिसको हम कहते हैं सांस लेना। वायुमंडलीय वायु, जो वायुमंडल में पाई जा रही वायुमंडलीय वायु का फेफड़ों के अंदर पहुंचना और CO2 से भरपूर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से भरपूर कूपिका की वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना श्वसन कहलाता है, जिसको आम भाषा में हम सांस लेना कहते हैं। श्वसन के 2 चरण होते हैं, एक अंतःश्वसन यानी सांस अंदर लेना, और एक निःश्वसन यानी सांस फेफड़ों से बाहर वातावरण में निकालना। अंतःश्वसन, इस क्रिया में वायुमंडलीय वायु फेफड़ों के अंदर खींची जाती है। और निःश्वसन में जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर कूपिका की वायु है, इनको फेफड़ों से बाहर मुक्त किया जाता है। तो श्वसन ब्रीदिंग ये 2 प्रकार की है, एक अंतःश्वसन सांस अंदर लेना और एक निःश्वसन जिसमें सांस बाहर छोड़ना। आइए बात करते हैं श्वसन की क्रिया विधि की। पहले भाग में हमने देखा था कि जो हमारे फेफड़े हैं वो वक्ष गुहा यानी थोरैसिक कैविटी में स्थित होते हैं, और थोरैसिक कैविटी या वक्ष गुहा ये एक वायुरोधी कक्ष है, एक ऐसा कक्ष जो वायुरोधी है। और इस कैविटी के अंदर यानी वक्ष गुहा के अंदर फेफड़ों की व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में अगर कोई भी परिवर्तन हो जाए, किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा, तो वह परिवर्तन फेफड़ों की गुहा में भी प्रतिबिंबित हो जाएगा, जिसको हम एक प्रदर्शन के द्वारा दिखा सकते हैं। जिसमें एक बोतल ली गई है जिसका पेंदा टूटा हुआ है, बोतल की जगह बेल जार भी ले सकते हैं या कोई और चीज़ भी ले सकते हैं, और इसमें एक स्टॉपर लगा करके वाई आकार की एक नली या ट्यूब लगा दिया गया और उसमें गुब्बारों को बांध दिया गया, और नीचे एक झिल्ली या मेम्ब्रेन लगा दी गई। और देखा गया कि जब मेम्ब्रेन को खींचा जाएगा तो मेम्ब्रेन को खींचने से जो बोतल है, बोतल के आयतन में परिवर्तन होगा, और जब बोतल के अंदर आयतन में परिवर्तन होगा तो दाब कम हो जाएगा, और यह दाब गुब्बारों में प्रतिबिंबित होगा, जिससे जो वायु है वो बाहर से बोतल के अंदर वाई आकार की नली से होते हुए जाएगी। जबकि जब मेम्ब्रेन को या झिल्ली को अंदर दबाया जाएगा तो इससे बोतल के अंदर
आयतन कम हो जाएगा और दाब बढ़ जाएगा, और जब दाब बढ़ जाएगा तो यह गुब्बारों में प्रतिबिंबित होगा और इससे जो गुब्बारे की वायु है वो बोतल से बाहर निकल जाएगी। ठीक इसी प्रकार हमारे फेफड़े भी काम करते हैं। तो आइए अब इस व्यवस्था को हम अपने फेफड़ों और वक्ष गुहा के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतःश्वसन की क्रियाविधि। अंतःश्वसन यह तभी हो सकता है जब फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम हो जाए। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा डायाफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है। जब ये डायाफ्राम इसका संकुचन होगा तो इसके संकुचन से जो अग्र पश्च अक्ष है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, यानी ये जो अक्ष है, इस अक्ष में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। साथ ही जो बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जो हमारे रिब्स पर यानी पसलियों पर है, ये संकुचित होती हैं और इनके संकुचन से पसलियां और उरोस्थी ऊपर उठ जाती हैं। यहाँ चित्र में दिखाया भी गया है कि पसलियां और उरोस्थी ये ऊपर उठ रही हैं और इनके उठने से जो फेफड़ों का आयतन पृष्ठाधार अक्ष यानी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर, ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, इस पर इनका आयतन बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के डायाफ्राम का संकुचन और बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों, इनके संकुचन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। वक्ष गुहा के आयतन में हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार अगर हम निश्वसन की क्रियाविधि की बात करें तो निश्वसन ये तभी हो सकता है जब फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष अधिक हो जाए। और ऐसा कब होगा? ऐसा जब डायाफ्राम का शिथिलन हो तथा अंतः अंतरापर्शुक पेशियां, जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो हमारे पसलियों पर है, ये इनका संकुचन हो और फिर पसलियां और उरोस्थी ये अब वापस अपने सामान्य स्थान पर लौट जाए। यानी डायाफ्राम इनका अब शिथिलन हुआ और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है उसका संकुचन हुआ, जिससे पसलियां और उरोस्थी ये अपने मूल स्थान पर वापस लौट गए और इससे जो वक्षीय आयतन है ये घट जाएगा और इसके घटने से ये फुफ्फुस के आयतन में प्रतिबिंबित होगा, जिससे फुफ्फुस का आयतन ये भी घट जाएगा और जो फेफड़ों की वायु है वो बलपूर्वक बाहर निकल जाती है और इस क्रिया को निश्वसन कहा जाता है। श्वसन संबंधी आयतन एवं फुफ्फुसी क्षमताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्वसन संबंधी कुछ आयतनों की, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। पहला ज्वारीय आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम, जिसको टीवी से दर्शाया जाता है। सामान्य श्वसन क्रिया के समय वायु की जो मात्रा फेफड़ों में भरती या निकलती है उसे ज्वारीय आयतन कहा जाता है और स्वस्थ मनुष्य में यह आयतन लगभग 500 ml होता है। दूसरी तरफ अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो बलपूर्वक हम खींच रहे हैं, ज्वारीय आयतन के बाद जो बलपूर्वक खींच रहे हैं, अतिरिक्त मात्रा जो एक मनुष्य बलपूर्वक अंतःश्वासित कर सकता है, उसे अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। और मनुष्य में यह आयतन लगभग 2500 ml से 3000 मिलीलीटर होता है। तीसरा जो आयतन है निश्वसन सुरक्षित आयतन, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जिसको बलपूर्वक हम निकाल रहे हैं, जो एक मनुष्य बलपूर्वक निश्वासित कर सकता है, उसे निश्वसन सुरक्षित आयतन कहा जाता है। और मनुष्य में यह आयतन लगभग 1000 ml से 1100 ml होता है। अवशिष्ट आयतन
रेसिडुअल वॉल्यूम, वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में बच जाता है। यानी हमने पूरा बल लगा करके फेफड़ों की वायु निकाल दिया, उसके बाद भी जो फेफड़ों के अंदर जो वायु बच जाएगी उसे अवशिष्ट आयतन या रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। यह आयतन लगभग 1100 ml से 1200 ml होता है। तो बच्चों ये कुछ आयतन हैं और इन आयतनों को जोड़ करके फुफ्फुसी क्षमताएं यानी लंग कैपेसिटीज निकाला जाता है। तो आइए इन लंग कैपेसिटीज की बात करते हैं। सबसे पहले अंतः श्वसन क्षमता, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसको आईसी कहा जाता है। सामान्य निश्वसन के उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वसित कर सकता है, यानी टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल सामान्य कंडीशन में हमने फेफड़ों के अंदर हवा लिया, फिर बलपूर्वक हवा लिया, तो जो कुल हवा है उसको अंतः श्वसन क्षमता कहा जाएगा, यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। दूसरी तरफ निश्वसन क्षमता यानी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ईसी, जो टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी दोनों को जोड़ने पे प्राप्त होती है। सामान्य अंतः श्वसन के उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति निश्वासित कर सकता है, यानी हमने पहले सामान्य स्थिति में वायु निकाला, टाइडल वॉल्यूम, और फिर बलपूर्वक फेफड़ों से वायु बाहर निकाला, जिसको ईआरवी कहा जाएगा। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमको निश्वसन क्षमता यानी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगा। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी, जो ईआरवी प्लस आरवी, यानी सामान्य निश्वसन के उपरांत वायु की कुल मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है उसे क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहा जाता है। जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी, जिसको वीसी से डिनोट करते हैं, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद निश्वसित कर सकता है उसे जैव क्षमता या वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। और अंत में फेफड़ों की कुल क्षमता यानी टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, यानी जितनी क्षमताएं हैं उनको जोड़ दिया गया तो बलपूर्वक निश्वसन के बाद फेफड़ों में उपस्थित कुल मात्रा को फेफड़ों की कुल क्षमता यानी टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। बच्चों, जब वायु फेफड़ों में पहुंच जाएगी, कूपिकाओं तक जाएगी, तो कूपिकाओं में इन वायु का विनिमय होगा, वायु में गैसों का आदान प्रदान होगा, जिसको गैसों का विनिमय कहा जाता है। तो कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है। जब वायु कूपिकाओं तक पहुंच जाएगी श्वसन के द्वारा तो वहां गैसों का विनिमय होगा और इसके साथ साथ रक्त और ऊतकों के बीच भी विनिमय हो जाता है गैसों का। इन स्थलों पर यानी कूपिकाओं में और ऊतकों में, इन स्थानों पर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय सरल विसरण यानी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता तथा विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई, इनका विसरण की दर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो आइए बच्चों, अब गैसों के विनिमय की डिटेल में बात करते हैं। अगर गैसों का कोई मिश्रण है तो उस मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहा जाता है और आंशिक दाब को, ऑक्सीजन के आंशिक दाब को PO2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब को PCO2 के द्वारा क्रमशः दिखाया जाता है। बच्चों, यहाँ पर विसरण में सम्मिलित विभिन्न भागों पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब दर्शाया गया है, जो मिलीमीटर ऑफ मरकरी Hg में दर्शाया जाता है। यहाँ एक जानकारी ज़रूरी है कि कोई भी गैस अपने अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ जाती है।
तो अगर इस टेबल को देखा जाए तो इस टेबल में ऑक्सीजन कूपिका वायु में इसका आंशिक दाब 104 mm ऑफ Hg है और अनऑक्सीकृत रक्त जो कूपिकाओं में आ रहा है उसमें 40 है, जो यहाँ चित्र में भी आरेखीय चित्र में दर्शाया गया है। कूपिका की वायु में 104 mm Hg आंशिक दाब ऑक्सीजन का है और जो रक्त आ रहा है उसमें 40 mm Hg है। तो नियम के अनुसार अधिक दाब से कम दाब की तरफ ऑक्सीजन जाएगी, जिसको यहाँ चित्र में तीर से दर्शाया गया। दूसरी तरफ अगर हम ऊतकों की बात करें तो ऊतकों में जो ऑक्सीकृत रक्त है उसमें ऑक्सीजन 95 mm है मरकरी का और ऊतकों में 40 mm Hg का है, जिससे ऑक्सीजन रक्त से ऊतकों की तरफ जाएगी, जो यहाँ चित्र में तीर के द्वारा दर्शाया गया है। 95 जो यहाँ दिखाया गया है और साथ में ऊतकों में 40, तो 95 से 40 की तरफ ऑक्सीजन को जाना है। दूसरी तरफ अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका की वायु में 40 mm ऑफ Hg, अनऑक्सीकृत रक्त में 45, तो अधिक दाब से कम दाब की तरफ जाना है, यानी अनऑक्सीकृत रक्त से कूपिका की तरफ, जो कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका वायु में 40 और अनऑक्सीकृत रक्त में 45। अगर हम ऊतकों की बात करें तो ऊतकों में 45 mm ऑफ मरकरी यानी Hg और ऑक्सीकृत रक्त में 40, जिसको यहाँ 40 दर्शाया गया है। तो ऑक्सीजन अधिक दाब, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ यानी ऊतकों से ऑक्सीकृत रक्त की ओर जाएगी, जिसको यहाँ चित्र में एरो से या तीर से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार कूपिकाओं में तथा ऊतकों में, शरीर के ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होता है। साथ ही इस विनिमय में जो कूपिकाओं की दीवार, इनके शल्की एपिथीलियम तथा जो रुधिर केशिकाओं यानी ब्लड कैपिलरीज, इनके एंडोथीलियम, ये एक दूसरे से चिपक कर श्वसन कला यानी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाते हैं और श्वसन कला इनकी मोटाई, कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है, लगभग 0.6 माइक्रोन। श्वसन कला मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती है। पहला स्तर यानी प्रथम स्तर कूपिका की शल्की एपिथीलियम, जो यहाँ चित्र में दिखाया भी गया है, कूपिका की शल्की एपिथीलियम तथा कूपिका की आधारी झिल्ली। जो शल्की एपिथीलियम की आधारी झिल्ली यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये दोनों मिलकर प्रथम स्तर बनाएंगी। द्वितीय स्तर आधारी तत्व यानी बेसमेंट सब्सटेंस, आधारी तत्व ब्लड कैपिलरी और कूपिका के बीच में जो दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यानी कूपिका की बेसमेंट मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये दोनों मिलकर आधारी तत्व का निर्माण करेगी। तृतीय स्तर जिसमें आधारी झिल्ली बेसमेंट मेम्ब्रेन और केशिकाओं की एंडोथीलियम, ये मिलकर के तृतीय स्तर का निर्माण करेगी। तो गैसों को इन स्तरों को पार करना है और पार करने के बाद प्लाज्मा में जाना है और रक्त कणिकाओं की कलाओं को पार करना है। बच्चों, आइए बात करते हैं गैसों के परिवहन की। दोनों प्रकार की गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों का परिवहन रक्त के द्वारा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा 2 प्रकार? एक प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में और दूसरा लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा। प्लाज्मा के द्वारा 3%, कुल ऑक्सीजन के परिवहन का 3%, यानी 3% ऑक्सीजन का प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में परिवहन होता है, जबकि लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा 97%, 97% ऑक्सीजन परिवहन की जाती है।
लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है जो कि लाल रंग का लौह युक्त वर्णक है। ये हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन से उत्क्रमणीय ढंग से बंध कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ का गठन करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणु को वहन कर सकता है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बंधना यहाँ पर एक इक्वेशन से दिखाया गया है जिसमें हीमोग्लोबिन और 4 ऑक्सीजन का अणु ये आपस में मिल रहे हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो रहा है और ये एक उत्क्रमणीय रिएक्शन है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बंधना निम्न पर निर्भर करता है। किस पर? ऑक्सीजन का आंशिक दाब जिसको PO2 से दर्शाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब PCO2, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ तथा तापक्रम। चूंकि ये रिएक्शन उत्क्रमणीय है और दोनों दिशाओं में हो सकता है, तो अगर कूपिकाओं में बात करें तो कूपिकाओं में जो स्थितियां होती हैं वो ऐसी होती हैं कि ये अभिक्रिया फॉरवर्ड दिशा में यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के अनुकूल होती। कूपिकाओं में स्थितियां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के अनुकूल होती हैं। तो क्या है वे स्थितियां? उच्च ऑक्सीजन का आंशिक दाब, ऑक्सीजन का आंशिक दाब उच्च हो, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब निम्न हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निम्न हो तथा निम्न तापक्रम हो, तो यह अभिक्रिया आगे की दिशा में बढ़ती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और ये स्थितियां कूपिकाओं में पाई जाती हैं। जबकि अगर ऊतकों की बात करें तो ऊतकों में जो स्थितियां हैं वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के अनुकूल है, यानी ये अभिक्रिया कोई ऊतकों में उल्टी दिशा में चलेंगी। तो क्या स्थितियां हैं? ऑक्सीजन का आंशिक दाब निम्न, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब उच्च, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्च तथा उच्च तापक्रम। तो ये जो स्थितियां हैं ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन को सपोर्ट करती। बच्चों यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है जो ग्राफ ऑक्सीजन के आंशिक दाब तथा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की परसेंट संतृप्तता यानी सैचुरेशन के लिए बनाया गया है, जिसमें देखा गया कि जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ाया गया तो पहले प्रतिशत संतृप्तता धीरे धीरे बढ़ी, फिर तेज बढ़ी और उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गई। ऐसा इसलिए हुआ चूंकि जितने भी हीमोग्लोबिन के अणु थे वो सब ऑक्सीजन से जुड़ गए। अब ऑक्सीजन की अगर आंशिक दाब को बढ़ाया भी जाएगा तो चूंकि सब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ चुके हैं तो अब कोई ऑक्सीजन से नहीं जुड़ पाएगा, जिससे ये ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा और हमको सिग्मोइड कर्व मिलेगा और इस कर्व को वियोजन वक्र या डिसोसिएशन कर्व कहा जाता है। बच्चों अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ये भी रक्त के द्वारा होता है और यह 3 प्रकार का है। पहला कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में जो 20% है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में वहन की जाती है और यह बंधनीयता कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब तथा ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। अगर कूपिकाओं की बात करें तो कूपिकाओं में जो स्थितियां हैं वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड के वियोजन के अनुकूल होती हैं। क्या है वो स्थितियां? वो स्थितियां उच्च PO2 यानी ऑक्सीजन का आंशिक दाब उच्च होगा, निम्न PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम। जबकि ऊतकों में स्थितियां कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के बनने के अनुकूल होती हैं। तो क्या स्थितियां हैं? निम्न PO2 तथा उच्च PCO2। यहाँ पे अभिक्रिया द्वारा दिखाया गया है कि हीमोग्लोबिन ये कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ करके और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना रहा है जो कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में भी रक्त के साथ जाती है जो कि 70% है। रक्त में कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एक एंजाइम पाई जाती है और इस एंजाइम की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में अधिक होती है तथा प्लाज्मा में अल्प होती है
और यह एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है, जो कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और कार्बोनिक अम्ल से हाइड्रोजन आयन तथा बाइकार्बोनेट आयन का निर्माण होता है। ऊतकों में अपचय अधिक होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अधिक होता है, जिससे H+ और HCO3- का निर्माण होगा। कूपिका में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम होगा, जिससे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो इस प्रकार ये बाइकार्बोनेट के रूप में रक्त के द्वारा ले जाया जाएगा, और ये बाइकार्बोनेट जब रक्त में होता है तो ये रक्त से बाहर जाता है, और इसके बदले में एक क्लोराइड अंदर आता है, क्लोराइड आयन, जिसको हैम्बर्गर शिफ्ट या क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म कहा जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में ऑक्सीजन की अपेक्षा 20 गुना अधिक घुलनशील है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी घुलित अवस्था में परिवहन की जाती है। बच्चों, अब बात करते हैं श्वसन के नियमन की, कि श्वसन का नियमन कैसे होता है। मनुष्य का जो शरीर है ये अपने ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रख सकता है। ये क्षमता हमारे अंदर होती है, और यह नियमन तंत्रिका तंत्र के द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेड्यूला में 2 तथा पोन्स वेरोलाई में 1 श्वसन केंद्र होता है, जो श्वसन का नियंत्रण करता है। अगर मेड्यूला की बात करें तो मेड्यूला में जो श्वसन लय केंद्र हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये 2 हैं, एक अंतः श्वासन लय केंद्र और एक निश्वासन लय केंद्र। और ये दोनों लय केंद्र ये श्वसन गतियों से संबंधित पेशियों जैसे डायाफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल, इनके संकुचन एवं शिथिलन में समन्वयन करते हैं। दूसरी तरफ जो पोन्स वेरोलाई है, पोन्स वेरोलाई में श्वास प्रभावी केंद्र यानी न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, और ये मेड्यूला के श्वसन केंद्रों के कार्यों को संयत करता है, और इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं, और इस प्रकार ये श्वसन की दर को परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद श्वसन लय केंद्र के पास एक रसो संवेदी यानी कीमो सेंसिटिव केंद्र होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की वृद्धि होगी तो यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे यह पदार्थ निष्कासित किए जा सके। साथ ही महाधमनी चाप यानी आयोटिक आर्च और ग्रीवा धमनी कैरोटिड आर्टरी, इनसे जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयनों के लिए संवेदी होती हैं, जो इनके अंदर ज़रा भी चेंज आएगा तो तुरंत ये आवश्यक समायोजन कर सकती हैं। अगर श्वसन के विकारों की बात करें तो सबसे पहला विकार है दमा, अस्थमा, जो कि एक एलर्जी प्रक्रिया है, एलर्जिक रिएक्शन, और ये श्वसनी तथा श्वसनिकाओं में शोथ यानी इन्फ्लेमेशन के कारण श्वास के समय घरघराहट होती है तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। श्वसनी शोथ जिसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, यह श्वसनी का शोथ यानी इन्फ्लेमेशन है, जिसमें श्वसनी में सूजन तथा जलन होती है, जिससे लगातार खांसी आती है। एम्फाइसीमा, यह धूम्रपान इस रोग का एक प्रमुख कारण है, और इसमें कोशिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है। और अंत में व्यावसायिक श्वसनीय रोग यानी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऐसे उद्योग जहाँ पे धूल के कण निकलते हैं, जहाँ पत्थरों की घिसाई हो या इस तरह का कार्य हो जिसमें धूल के कण निकले, जो श्वसन अंगों में शोथ उत्पन्न करें, और इनके शोथ उत्पन्न करने से फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है, तो इस विकार को व्यावसायिक श्वसनीय रोग यानी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ तक आते आते हमारा ये पाठ यहाँ अंत होता है। अब मैं आपको ये अभ्यास कार्य कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, आप इन प्रश्नों को कीजिए, और अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आते हैं तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, इस भाग को देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा इस भाग को देखने के बाद इन प्रश्नों को आप कर सकेंगे। ओके, धन्यवाद।